नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष फ्रॉम धून लॉ मेंटर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट the difference between the bailable and non-bailable offenses. CRPC does not specify any criteria for classification of offenses between the bailable and non-bailable offenses. Everyone knows that bailable offenses are those in which a person can get the bail. Does it mean that non-bailable offenses are those offenses in which the person cannot get the bail? This confusion lies in the mind of common man because CRPC does not specify in express term or does not provide any criteria for the kind of offenses which can be called as bailable and non-bailable offenses. It only provides an indicative definition. चलिए इसी confusion को दूर करते हैं आज के वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं जो सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। जो ये definition आपकी bailable और non-bailable offense की section 2 clause A के अंदर दी गई है, it does not specify any criteria। ये सिर्फ ये कहती है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर या किसी दूसरे लॉ के अंदर जिसको bailable दिखाया गया है वो bailable offense होगा और बचे हुए जो भी offenses है वो non-bailable होंगे। So this definition is vague definition। क्लियर नहीं है ये डेफिनेशन, वेग है, एम्बिगुअस है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी क्राइट। अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये बेल क्या होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस। तो व्हाट इज बेल? बेल के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है, बेल चैप्टर 33, विच वी विल बी डूइंग लेटर। बेल इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोर्ट फ्रॉम अ प्रिजनर और फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल ऑन द कंडीशन दैट whenever he is required by law or court to appear before the authorities, the concerned accused will make himself appear before the authorities। देखिए, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज ए ने तो कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, चलो इसने जितना बताया है हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फर्स्ट शेड्यूल के अंदर किन ऑफेंसेस को बेलेबल बताया गया और किन को नॉन बेलेबल बताया गया। चलिए हम फर्स्ट शेड्यूल की तरफ एक बार चलते हैं। ये फर्स्ट शेड्यूल आपका स्क्रीन पर है। इसके कॉलम नंबर 2 में ऑफेंस का नाम दिया गया है और कॉलम नंबर 5 में ये बताया गया है कि वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। चलिए सबसे पहले हम कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस को देख लेते हैं। ये देखिए, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेडिशन एटसेट्रा, ऑल दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, मींस बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड इन दीज मैटर्स। पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर इन हिज कस्टडी टू एस्केप। अगर किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी से कोई एक्यूज्ड भाग जाता है तो उस केस में वो ऑफेंस कैसा होगा, वो बेलेबल होगा। ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड जो ऑफेंस आप देखिए, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली आपका बेलेबल ऑफेंस है। प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन दी क्लासेस, दो कम्युनिटीज के बीच में, दो क्लासेस के बीच में जो एनमिटी और हेट्रेड प्रोपेगेट करता है वो ऑफेंस है और वो ऑफेंस कैसा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब ये देखिए, मर्डर जैसा जो सीरियस ऑफेंस है उसको यहां पर नॉन बेलेबल बनाया गया है। मर्डर बाय अ पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ये फिर से नॉन बेलेबल है। कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट, क्योंकि ये अनइंटेंशनल डेथ है, रैश और नेग्लिजेंस की वजह से डेथ है, तो और ये थोड़ा इसकी ग्रेविटी लेवल मर्डर से कम है तो इसको बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर नॉन बेलेबल, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉन बेलेबल, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब अ वुमन, जो 2013 की अमेंडमेंट के बाद नया प्रोविजन ऐड किया गया है। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब, इसको नॉन बेलेबल बनाया गया है। वॉयरिज्म को बेलेबल बनाया गया है।
स्टॉकिंग इज अ बेलेबल ऑफेंस। रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो सब नॉन बेलेबल ही होंगे। रीजन, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है ऑफेंस की। जो ये फर्स्ट शेड्यूल का सेकेंड पार्ट है, दिस टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज अदर देन आईपीसी। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years और विद फाइन ओनली, देन इन दैट केस इट इज बेलेबल। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड अपवर्ड्स, वो यहां तो 7 साल दिया हुआ है और ऊपर वाले क्लॉज के अंदर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, देन दोनों केसेस के अंदर नॉन बेलेबल दिया गया है। तो मतलब यही कहने का है कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 3 years हैं उनके अंदर ये बेलेबल ऑफेंस होगा, और जहां पर भी पनिशमेंट 3 या 3 से ज्यादा साल की होगी वहां पर वो ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा। जहां तक ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ अदर देन आईपीसी की बात है, वहां तो एक तरह से चलो मान लिया जाए कि कंक्रीट क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया है, मगर जहां तक आईपीसी की बात है, आईपीसी के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। आईपीसी के अंदर किसी ऑफेंस को बेलेबल और नॉन बेलेबल बनाने के लिए कोर्ट ने या लेजिस्लेचर ने बहुत सारे क्राइटेरियन को ध्यान में रखा है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एक क्राइटेरिया है, एक पॉइंट है, उसी तरह की क्या उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के किसी भी ऑफेंस को बेलेबल या नॉन बेलेबल की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए, जैसे अभी हमने फर्स्ट शेड्यूल को देखा, फर्स्ट शेड्यूल को देखने से हमें यह पता चल गया कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस आर जनरली लेस सीरियस इन नेचर, और नॉन बेलेबल कौन से होंगे, जो ज्यादा सीरियस नेचर के होंगे। जहां तक बेलेबल ऑफेंसेस का सवाल है, बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस इन विच whenever any accused person is arrested without warrant, then in that case accused can get the bail as a matter of right. The police authority concerned or the court has to award bail to the concerned arrested person if he is willing to fulfill the requirements of the bail bond and security deposit etc. यहां पर बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल एज अ राइट क्लेम की जाती है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, ज्यादा सीरियस नेचर के। कोर्ट रिस्क नहीं ले सकती अगर जब कोर्ट को अगर उसी एक्यूज्ड की बाद में जरूरत पड़े और वो तो जुरिस्डिक्शन से ही बाहर है, तब इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर। मगर जहां तक नॉन बेलेबल ऑफेंस का सवाल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस लिखा है नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलेगी। एक्यूज्ड को बेल मिलेगी मगर ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। और जब भी कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगी, as you already know that the court has to exercise its discretion judiciously, the accused is such who will not flunk the jurisdiction of the court, who will not tamper with the evidence of the case, who will not influence the witnesses in the matter. He will appear himself before the court whenever required by the court or any authority under the system of the law. जब ये सारी conditions fulfill हो जाएंगी तभी कोर्ट एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल ग्रांट कर सकती है। और ये बात बोली गई थी जगदीश कुमार वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1990 क्रिमिनल लॉ जर्नल दिल्ली हाई कोर्ट। इस कंफ्यूजन को अपने माइंड में मत रखिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल नहीं मिल सकती। यस, बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर तो आपको राइट की तरह बेल मिल जाती है, मगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल मिल सकती है, बशर्ते आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से जुडिशियल प्रोसेस में किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करेंगे। और जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी आप कोर्ट के सामने अपीयर हो जाएंगे। और वैसे भी गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 के केस के अंदर हमने पढ़ा है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। तो कोर्ट जनरली आपको नॉन बेलेबल केस के अंदर भी बेल ही देगी, बशर्ते आप ये सारी कंडीशंस को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, बेल मिल सकती है, मगर आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कोर्ट के सामने अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.